एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे इंडियन पिनल कोड के इम्पोर्टेंट लैंडमार्क केसेस को। सबसे पहले पढ़ेंगे हम मेंसरिया के केसेस को और मेंसरिया का मतलब क्या होता है ये भी जानेंगे। तो आइए देखते हैं मेंसरिया क्या होता है। मेंसरिया जिसका मतलब होता है मेंटल एलिमेंट मींस गिल्टी माइंड। मेंसरिया लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और किसी भी क्राइम को करने के लिए मेंटल एलिमेंट का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए अब ये जानेंगे मेंटल एलिमेंट क्या होता है। एक एग्जाम्पल से इसे समझेंगे। सपोज कीजिए एक पर्सन ने किसी जानवर पर गोली चलाई और वहाँ पर जानवर नहीं था बल्कि इंसान खड़ा था। इंसान को गोली लग जाती है जानवर की जगह पर। यहाँ पर मेंटल एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है मीन्स गिल्टी माइंड नहीं होता है यहाँ पर, क्योंकि जिस पर्सन ने गोली चलाई उसकी इंटेंशन ये थोड़ी ना थी कि मैं किसी पर्सन को मारूंगा। उसकी इंटेंशन तो ये थी कि मैं किसी मतलब जानवर को गोली मारूंगा। तो यहाँ पर उस पर्सन को लाइबल नहीं ठहराया जाएगा। आपको एग्जाम्पल की हेल्प से ये तो समझ आ गया होगा कि मेंटल एलिमेंट क्या होता है। तो हमारे इंडियन पिनल कोड में मेंसरिया कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। सिर्फ ऑफेंस का कमिट करना किसी भी ऑफेंस को कंप्लीट नहीं बना देता। जब तक वहाँ पे गिल्टी माइंड साबित नहीं हो जाता हम किसी एक्ट को ऑफेंस नहीं कह सकते। तो आइए अब देखते हैं कि मेंसरिया को एक लैटिन मैगजीन में भी एक्सप्रेस किया गया है। एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मिनसिट्रिया। ये जो मैगजीन है ये कहती है कि जब भी किसी क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने की बात आती है तो यहाँ पर इंटेंट और एक्ट दोनों का ही होना बहुत ज़रूरी है। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि कोई भी एक्ट अपने आप में क्राइम नहीं होता जब तक उसके पीछे कोई इविल इंटेंशन नहीं होती। और हम किसी भी पर्सन को गिल्टी जब भी ठहरा सकते हैं जब उसका मेंटल एलिमेंट वहाँ पर प्रेजेंट हो। इस केस में उसकी इविल इंटेंशन का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हमने ये तो जान लिया कि मेंसरिया क्या होता है। अब हम इसके इम्पोर्टेंट लैंडमार्क केसेस को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट लैंडमार्क केस क्या है? आर वर्सेस प्रिंस। इसके फैक्ट्स के बारे में, इस केस के फैक्ट्स के बारे में जानेंगे कि ये केस क्या बात करता है। तो देखिए, एक लड़का था जिसका नाम हेनरी प्रिंस था और एक लड़की थी जिसका नाम एनी फिलिप्स था। अब जो ये हेनरी प्रिंस था ये एनी को उसके फादर की कस्टडी से भगा ले गया। और ये इंग्लैंड के अंदर एक कानून था कि आप किसी व्यक्ति को अगर उसकी एज 16 साल से कम है तो उसको उसके पेरेंट्स की कस्टडी में ही उसकी विल के अगेंस्ट नहीं लेके जा सकते। और उस लड़की को उसके फादर की परमिशन के बिना भगा कर लेके जाना, और लड़की की एज थी वो 16 साल थी, 16 साल से कम थी। जब हेनरी प्रिंस जो है वो पकड़ा गया डिफेंस में ये कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इसकी एज 16 साल से कम यानी कि 14 साल की है, और इस लड़की ने मुझे ये बताया था कि 18 साल की हूँ। और वो लड़की फिजिकली दिखने में भी 18 साल की लग रही थी पर थी वो 14 साल की। अब जितने भी नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स ये थे उसको कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए वो पूरे हो रहे थे, सिर्फ इस बात को छोड़कर कि हेनरी प्रिंस का गिल्टी माइंड अपसेंट हो रहा था वहाँ पर। मीन्स ये पता चल रहा था कि मेंसरिया नहीं था क्योंकि वो लड़की फिजिकली दिखने में भी 18 साल की ही लग रही थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि हेनरी प्रिंस यहाँ पे गिल्टी है कि नहीं। ब्लैकबर्न अपने जजमेंट को डिलीवर करते हुए ये लिखा, ब्लैकबर्न ने अपनी जजमेंट को डिलीवर करते हुए ये लिखा कि उससे कोई लेना देना नहीं है कि उसने क्या लग रहा था उसकी एज के बारे में। तो मेन बात ये थी कि वो उस लड़की को उसके फादर की परमिशन के बिना भगा कर लेके गया जो उस फादर के राइट के अगेंस्ट ट्रेसपास किया। तो इस चीज़ का डिफेंस लेने का उनके पास कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट केस, आरवी वर्सेस टॉल्सन। ये 1889 का केस है। इस केस में क्या हुआ, मिसेस टॉल्सन एंड मिस्टर टॉल्सन इन दोनों ने 1880 में शादी कर ली और इसके बाद 1881 में जो मिस्टर टॉल्सन थे वो अमेरिका चले गए। और जो मिसेस टॉल्सन के एल्डर ब्रदर थे उन्होंने ये बताया कि मिसेस टॉल्सन और उनके पापा की जो मिसेस टॉल्सन हैं उनके पापा को कि जो मिस्टर टॉल्सन है वो एक शिप में जो है जो अमेरिका के लिए
लिए रवाना हुई थी उसमें खो गई हैं। इसके बाद मिसेस टॉल्सन के जो फादर थे उन्होंने पूरी इंक्वायरी की मिस्टर टॉल्सन के बारे में, बट उन्हें यही पता चला कि जो मिस्टर टॉल्सन थे वो खो गए हैं। अब काफ़ी सालों बाद जनवरी 1887 की बात है, मिसेस टॉल्सन ने ये सपोज किया कि वो विडो यानी विधवा हो गई हैं। तो उसने क्या किया, दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली और इस शादी को सीक्रेट भी नहीं रखा गया। अब जब मिसेस टॉल्सन ने शादी कर ली तो मिस्टर टॉल्सन वापस आ गए अमेरिका से। उसके ऊपर ऑफेंस अगेंस्ट द पर्सन एक्ट 1861 जो है वो सेक्शन 57 के तहत बाइगैमी कमिट करने का चार्ज जो है उसके ऊपर लगाया गया। और बाद में ट्रायल कोर्ट में ये डिसीजन लिया गया कि भले ही मिसेस टॉल्सन ने रीजनेबली ये बिलीव करते हुए कि उनके हस्बैंड मर गए हैं दूसरी शादी की, उस चीज़ को बाइगैमी के चार्ज के लिए गुड डिफेंस नहीं माना जा सकता। और इसी वजह से जो ट्रायल कोर्ट थी उन्होंने मिसेस टॉल्सन को सेंटेंस ये दिया कि वो गिल्टी हेल्ड कर दिया गया उनको और 1 डे इम्प्रिजनमेंट दे दिया। अब जो मिसेस टॉल्सन थी उन्होंने इस डिसीजन को आगे अपील के लिए भेज दिया गया इस ग्राउंड पे कि जो जूरी ने डायरेक्शन दिया है वो गलत डायरेक्शन है। जो केस है मेरा इसमें मेंसरिया का क्वेश्चन इन्वॉल्व है, यहाँ पर मेरी कोई गिल्टी इंटेंशन नहीं थी। ये बात क्लियर है कि कोई एक्ट जब क्राइम माना जाता है, जब उसको करने के लिए पर्सन गिल्टी माइंड होता है, तो मेरी तो कोई यहाँ पर गिल्टी इंटेंशन थी ही नहीं। तो बाद में जब ये अपील जो है आगे जाती है 9 to 5 जजेस मेजोरिटी के साथ डिसीजन पाया कि मिसेस टॉल्सन ने रीजनेबली ये बिलीव करते हुए कि उसके हस्बैंड मर चुके हैं इसलिए दूसरी शादी की थी। तो जो ये बाइगैमी का चार्ज लगा है उसके ऊपर ये एक अच्छा डिफेंस है। इस केस में उन्होंने डिसीजन दिया कि इस केस में मेंसरी अप्लाई किया जाएगा और मिसेस टॉल्सन गिल्टी हेल्ड नहीं करी जाएंगी क्योंकि उनकी कोई गिल्टी इंटेंशन नहीं थी, गिल्टी माइंड नहीं था यहाँ पर। ये केस था हमारा, ये हमारा सेकंड केस था। अब हम देखेंगे थर्ड केस क्या बात करता है। स्वीट वर्सेस पार्सली। इस केस में डिफेंडेंट एक स्कूल टीचर थी, अपने घर पे स्टूडेंट किराए पे रखी थी। वो स्टूडेंट घर में कैबिन्स स्मोकिंग करते थे। ये बात उस टीचर को पता नहीं थी कि वो बच्चे जो हैं वो स्मोकिंग करते हैं। बाद में कोर्ट ने उनको लायबल ठहराया क्योंकि वो घर की ओनर थी। उसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड इस कन्विक्शन को जो है डिसमिस कर दिया क्योंकि उस हाउस ऑफ लॉर्ड को ये नहीं पता था कि उनको ये नॉलेज नहीं थी कि जो स्टूडेंट थे वो घर में स्मोकिंग करते हैं। और डिफेंडेंट की बातों पर हाउस ऑफ लॉर्ड ने यकीन किया कि वो सच बोल रही हैं। जिस एक्ट के बारे में डिफेंडेंट को पता ही नहीं था वो एक्ट में कैसे लायबल हो सकती, वो इस एक्ट के लिए कैसे लायबल हो सकती हैं। तो बाद में इस केस में ये हेल्ड किया गया कि कोई भी ऑफेंस बिना मेंसरिया के नहीं किया जा सकता और अगर कोई एक्ट बिना मेंसरिया के किया जाता है तो वो ऑफेंस नहीं कहलाता है। तो आइए अब नेक्स्ट केस देखते हैं। शराज वर्सेस डी रुडसन के केस में ये प्रिज्यूम किया गया था कि हर स्टैच्यूट में डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसरिया होता है जब तक उसे एक्सप्रेसली एक्सक्लूड नहीं किया जाता। जस्टिस लॉर्ड रिट हैड द सेम ओपिनियन दैट देयर इज अ प्रिजम्पशन दैट मीन्स मेंसरिया एन एविल इंटेंशन और अ नॉलेज ऑफ रॉन्गफुलनेस ऑफ दैट एक्ट इट इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट। केस में सिंपली ये बताया गया था कि मेंसरिया इज इम्प्लाइडली इन एवरी स्टैच्यूट अनलेस इट एक्सप्रेसली और बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशंस मे बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम अ स्टैच्यूट। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस हमारे इंडियन पिनल कोड के मेंसरिया टॉपिक के। तो आपको समझ आ गया होगा कि मेंसरिया क्या होता है। मेंसरिया को हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि कोई भी एक्ट अपने आप में क्राइम नहीं होता जब तक उसके पीछे कोई इविल इंटेंशन नहीं होती। और हम किसी भी पर्सन को गिल्टी जब भी ठहरा सकते हैं जब उसका मेंटल एलिमेंट वहाँ पर प्रेजेंट हो। इस केस में उसकी इविल इंटेंशन होना ज़रूरी है। सो होप सो आपको ये जो टॉपिक था आज का ये समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई वीडियोज़।